और वो जो किट लगाते हैं वो किट लगाने में ही प्रॉब्लम आता है। रॉनिन इसके सामने खड़ी ही नहीं उतरी। ये गाड़ी माइलेज क्या दे रही है, और दूसरा कि इसमें थोड़ा वाइब्रेशन इशू है। माइलेज का जो जैसे अगर सिटी राइड करते हैं, बस इसमें एक थोड़ा सा डिमेरिट है, जैसे ये आपका ये इसका मेंटेनेंस लो एकदम, हल्का सा वो अगर आवाज़ किसी टाइप का होता है या वाइब्रेशन टाइप से, वो आप बोल सकते हैं, वो तुरंत इंस्टेंट वही रिप्लेस हो जाएगा। मैंने नाइट में भी राइड किया है ऐसे, तो नाइट में क्या है, ऐसे ही ये प्रॉब्लम तो है इसमें। 6 महीने 6000 किलोमीटर और 6 सवाल। जी हाँ, आज के वीडियो ऐसा होने वाला है। फाइनली हंटर 350 का Q&A आ चुका है। आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे कमेंट सेक्शन में। मैंने जितना हो सका रिप्लाई किया, पर हर कमेंट का रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर लिया है। वैसे तो आप लोगों ने 100-200 क्वेश्चन पूछ दिए थे मुझसे, और आज सबसे खूबसूरत बात ये होने वाली है इस वीडियो की कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। आपको जवाब वो इंसान देगा जिसने 2 लाख रुपए खर्चे किए, जिसने इसे 6500 किलोमीटर चलाया, और लास्ट में जो इसे रोज चलाता है। जी हाँ, हंटर के ऑनर। तो सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपने पर्टिकुलरली हंटर 350 लेने का ही क्यों सोचा। बहुत सारी बाइक्स थे मार्केट में। बात यह है कि मैं इससे पहले ग्लैमर 125 सीसी चलाता था, तो मुझे अपग्रेड करना था, थोड़ा हायर सीसी में, थोड़ा सही माइलेज हो, बजट फ्रेंडली हो। तो मेरा जैसा बजट था 2 लाख के अराउंड, तो मैंने रिसर्च किया तो मुझे एक अपाचे 200 सीसी का सही लगा, तो आई वांटेड टू गो फॉर इट। लेकिन मीनवाइल क्या हुआ कि टीवीएस ने रॉनिन लॉन्च कर दिया, फिर मैं गया रॉनिन देखने के लिए, टेस्ट ड्राइव ली, तो वो भी अच्छा लगा। लेकिन तब तक मैं क्या हुआ था, हंटर आ चुकी थी। तो फिर जब हंटर मैंने टेस्ट ड्राइव किया तो मैंने सोचा कि नहीं, हंटर के सामने वो रॉनिन नहीं रहेगा। मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया, जैसे अमन भैया, आप तुम तो जानते ही हो। मैं जानता हूँ। तो अमन भैया ने सजेस्ट किया था हंटर के लिए, तो मैंने जब टेस्ट ड्राइव लिया तो मैंने रॉनिन का टेस्ट ड्राइव लिया था। तो रॉनिन के सामने इसका रोड प्रेजेंस, ड्राइवेबिलिटी जो है, ये सब में रॉनिन इसके सामने खड़ी ही नहीं उतरी। और जैसे अभी भी मार्केट में वो अभी 6 महीने हो गए हैं दोनों को लॉन्च हुए हुए, तो उसके अगर सेलिंग रिकॉर्ड्स देखो या फिर किसी भी तरीके का रोड प्रेजेंस देखो, ये सब चीज़ में जो है रॉनिन इसके आगे है ही नहीं। तो अब 6 महीने अपने इस बाइक को चला लिया, तो आपने बहुत सारे टूर भी करते हैं, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि 6 महीने में आपको क्या क्या अच्छी बातें लगी, क्या बुरी बातें लगी इससे, या अपने फाइनली 6 महीने में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ। जैसा कि ये मेरा डेली यूज़ बाइक है, मैं इसे डेली कभी किसी दिन 50 से 60 किलोमीटर, किसी दिन 100-150 किलोमीटर, इस हिसाब से ये चलता है मेरे साथ। ये डेली मेरे साथ रहता है हंटर। तो ऐसा है कि मतलब जैसे मुझे प्रॉब्लम होता था उसमें ग्लैमर में, तो उसमें क्या है कि थोड़ा बैक पेन होता था। वो ठीक है, माइलेज है, स्पीड भी सही चलती है वो बाइक, लेकिन वो कंफर्ट मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरा डेली का रनिंग है 100-120 किलोमीटर, किसी दिन 50-60 भी है। तो और उसके साथ साथ क्या है कि सिटी राइड के लिए भी मुझे जो है कंफर्टेबल चाहिए था। अगर मैं क्लासिक 350 के लिए जाता, वो सिटी राइड के लिए कंफर्टेबल है नहीं। और ये ड्राइव, सिटी ड्राइव के लिए बहुत ही हल्का है चलाने में, जैसे तुमने चलाया ही है, एकदम आसानी से आप मैन्यूवर कर सकते हैं ट्रैफिक में। तो और उसके बाद क्या है, इसका ये कंफर्टेबल सीट्स, ये मुझे बहुत सही लगा। और जैसे ग्लैमर में मुझे क्या होता था, मुझे बैक पेन होने लगता था, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। बस इसमें एक थोड़ा सा डिमेरिट है, जैसे ये आपका हाई आरपीएम पे है, इसका मिरर जो है वो अनस्टेबल है। अच्छा, अगर चाह करके भी आप कुछ देखना चाहे तो वो नहीं दिखेगा, व्यू क्लियर नहीं, विजिबल नहीं है सही। हाँ, फिर थोड़ा लोअर आरपीएम पे जो है वो सही हो जाता है। एक और सवाल जो मुझसे मतलब मेरे सब्सक्राइबर सभी पूछते रहते हैं, मुझे बहुत कमेंट आता है, वो है कि इसका माइलेज क्या, ये गाड़ी माइलेज क्या दे रही है, और दूसरा कि इसमें थोड़ा वाइब्रेशन इशू है। तो इस 2 टॉपिक्स के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। माइलेज के जो जैसे अगर सिटी राइड करते हैं, सिटी राइड में क्या है, ये 26 से 28 तो आराम से दे देती है, ठीक है। और जैसे अगर कहीं लॉन्ग राइड पे चलते हैं, जैसे 100-120 किलोमीटर भी चलती है गाड़ी, और आरपीएम भी आपका नॉर्मल है जो मिड रेंज होना चाहिए, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें भी 30 से 32 तक मैंने निकाला इससे। और 30 तो जनरली ये दे ही देती है। अगर सिटी और हाईवे को देखा जाए तो उस हिसाब से ये 30 का एवरेज निकाल देती है। हाँ, सिटी राइड में थोड़ा सा कम हो जाता है ट्रैफिक की वजह से, लेकिन हाईवे पे लॉन्ग राइड पे थोड़ा सा जाता है। मैंने 32-33, एक समय तो 34 भी निकाला था, लोअर आरपीएम पर रख के हल्का सा हाई स्पीड करके, तो मैंने 34 भी निकाला था। लेकिन 32 तो आपको देगी, 30 से 32 तो फिक्स देगी वो। और वाइब्रेशन के बारे में कुछ बताइए। वाइब्रेशन का क्या है कि इसका बस एक ही प्रॉब्लम है वाइब्रेशन में, ये मिरर में, और बाकी तो कहीं किसी तरीके का वाइब्रेशन नहीं है।
इसका सस्पेंशन भी थोड़ा सा मजबूत है, जिस कारण से जर्क बुझाता है। लेकिन वो अगर हल्का सा इसमें इम्प्रूवमेंट हो तो बाकी किसी तरीके का इसमें प्रॉब्लम है नहीं। बस एक वाइब्रेशन में, ये मिरर में है और कुछ नहीं। बस ये है कि वाइब्रेशन में मिरर में थोड़ी विजिबिलिटी कम हो जाती है, बस इतना ही। बस मैं ये पूछना चाह रहा था, मुझे एक कमेंट आया था कि अगर हाईवे राइड्स में आपको किसी को ओवरटेक करने में कोई दिक्कत, वाइब्रेशन, या ऐसा तो नहीं है कि कुछ मतलब इतना वाइब्रेशन करता है मिरर कि कुछ दिखने लगता है, आपको ओवरटेक करने में भी दिक्कत होती है, ऐसा कुछ इशू? नहीं, ओवरटेक करने में एकदम ईजी टू गो है। अगर किसी को ओवरटेक करना है आराम से इसमें जो है ओवरटेक कर सकते हैं। ऐसा किसी तरीके का पिकअप में या फिर पावर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। थ्रोटल दे के आप जो है आराम से इसमें निकाल सकते हैं। और बस प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा सा ब्रेक में जो है डुअल चैनल एबीएस है, लेकिन डुअल चैनल एबीएस का अपना सिस्टम है कि जैसे आप जो है एक बार में अगर पॉपअप करते हैं तो उसमें जो है नहीं काम करता है सही से। तो उसमें लूज़ करके फिर छोड़ करके लेना पड़ता है। कोई हीटिंग इशू भी आई है आपको अभी तक? हीटिंग इशू जैसे अगर हायर आरपीएम पे ज़्यादा देर तक गाड़ी चलती है तो हल्का हल्का सा जो है वो इंजन गर्म होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जो कि जैसे GT 650 में है कि पूरा एकदम पूरा पैर के पास हीट महसूस होगा। वैसा कुछ तो इसमें अभी तक पता नहीं चला है। 6 महीना मैंने चलाया है। वेदर जब मैंने लिया तो उसमें तो समर ही था, समर नहीं भी कहे लेकिन फिर भी जो है गर्मी का दिन था, और अभी भी जैसे मौसम थोड़ा गर्म ही है तो उस हिसाब से ज़्यादा कुछ हीटिंग इशू है नहीं इसमें, और कुछ पैर में उतना बुझाता नहीं। कभी कभी जैसे हायर आरपीएम पे ज़्यादा थ्रोटल हो गया या ट्रैफिक में ज़्यादा क्लच का इस्तेमाल हो गया, उससे उस चीज़ में आता है। ठीक है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ये भी पूछे थे कि इसके ब्रेक में कुछ इशू आता है, ऐसा कुछ इशू आपको भी फील हुआ है क्या? ऐसा कुछ इशू तो अभी तक आया नहीं है। जैसे अगर हायर स्पीड पे रहते हैं तो स्पीड में अगर अचानक से कुछ सामने आ जाता है तो वैसा अगर ब्रेक मारे तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, आसानी से ये गाड़ी जो है स्लो हो जाती है। ऐसा कुछ इशू अभी तक तो आया है नहीं इसमें। मतलब ब्रेक से रिलेटेड कोई खास इशू आपको नहीं आया? कुछ खास इशू नहीं आया है, बस हल्का से वो जैसे अगर जैसे हीरो के गाड़ी में होता है ना बाइक में, जैसे कि आप अगर उसको वॉश करते हैं पानी जाने के बाद उसका ब्रेक आवाज़ करता है। हाँ। इसका वो ऐसा आवाज़ नहीं करता है, लेकिन पीछे वाला जो ब्रेक है रियर ब्रेक, हाँ। उसमें हल्का सा अचानक से लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देकर, उसमें हल्का सा वो साउंड आता है। अच्छा, ये एक इशू है। लेकिन वो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा। मतलब बरसात वगैरह के मौसम में? हाँ, बरसात वगैरह मौसम हल्का सा अगर पानी उसमें गया तो वो हल्का सा होता है। जहाँ तक मुझे पता है आपने रात में भी नाइट भी बहुत देखी है इस बाइक पे, तो नाइट राइड्स की क्या मतलब आपकी क्या एक्सपीरियंस रही है, बताइए। रात में ये गाड़ी कैसी है? मैंने नाइट में भी राइड किया है ऐसे, तो नाइट में क्या है, ऐसे ये प्रॉब्लम तो है इसमें, जैसे हेलोजन लाइट्स दिया गया है तो कंपनी को अगर इस कॉस्ट पे अगर देखा जाए इस बजट में, तो इस जगह पे अगर LED रहता है वो ज़्यादा बेटर था। क्योंकि नाइट लाइट्स में क्या होता है कि लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हेलोजन है वो तो ज़्यादा रोशनी करेगी नहीं, और सामने से अगर देखा जाए तो अभी जितना जनरली कार्स आ रहा है उसमें LED लाइट्स आते हैं, वो सामने आपके आँख पे पड़ते हैं, आपको सामने कुछ दिखेगा नहीं। ये प्रॉब्लम इसमें है। मतलब कि हाइड्रोजन से LED पे शिफ्ट होने का समय आ चुका है। तो अब जो 125 सीसी चला रहे हैं वो भी आजकल सोच रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, ये 2 लाख के अंदर आ जाती है। 2,06,000 में आपको खुद पड़ी थी, तो उसी के अराउंड बहुत सारी गाड़ियाँ आती है। तो अब जो लोअर सीसी चलाते थे 200 125 चाहते थे, वो भी सोच रहे हैं हंटर लेने का। तो ये क्या पॉकेट फ्रेंडली है या इसके मेंटेनेंस ज़्यादा डिफिकल्ट है? मतलब आप मुझे एक बार बताइए कि जो 125 से इस पे आना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए पॉकेट फ्रेंडली मेंटेनेंस रहेगी इसकी? ये इसका मेंटेनेंस लो है एकदम। अगर सर्विस का देखा जाए तो मैंने फर्स्ट सर्विस कराया था इसे, तो फर्स्ट सर्विस में एक सर्विस किट आता है, वो सर्विस किट का तो 350 रुपये लगता है, लेकिन उसमें अगर ओवरऑल सर्विस कॉस्ट देखें तो 1600 to 1700 के आसपास जाता है। और सेकंड सर्विस भी मैंने इस पर कराया था 55,000 किलोमीटर पे। तो सेकंड सर्विस में क्या है ना कि इसका 900 to 1000 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं, क्योंकि सर्विस किट उसमें है नहीं। अच्छा। और बाकी सारा आपका लो मेंटेनेंस है इसमें, बट लो मेंटेनेंस है। अगर ज़्यादा देखा जाए, अगर मैंने ग्लैमर का सर्विस में कराता था उसमें भी 800 700 800 रुपये लगते थे, और इसमें 1000 रुपये में मुझे सेकंड सर्विस में लगे। और एक चीज़ है इसमें जो ध्यान देना चाहिए, जैसे फर्स्ट सर्विस आप कराते हैं इसमें तो इंजन के पास इसमें एक सर्विस किट लगती है। अच्छा। वो सर्विस किट लगाने के बाद क्या होता है, अगर उसका कैप सही से लगा नहीं और उसमें एक वायर होता है, वो वायर अगर सही से एडजस्ट हुआ नहीं तो एक आगे में एक साउंड आता है, वो उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। कोई भी अगर हंटर लेते हैं उसमें सर्विस कराते हैं तो उसमें उस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। मतलब थोड़ा सर्विस के समय आप खड़ा रहिए, खुद से थोड़ा देखिए। हाँ, वो ध्यान दीजिए। उस समय वो सर्विस किट लग जाने के बाद
सर्विस किट लग जाने के बाद आप जो खुद से इसको ऑन करके आवाज़ इसका जो है आगे में इंजन के नीचे हल्का सा कान दे करके अगर आप सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। उसमें हल्का सा वो अगर आवाज़ किसी टाइप का होता है या वाइब्रेशन टाइप से वो आप बोल सकते हैं, वो तुरंत इंस्टेंट वही रिप्लेस हो जाएगा। अगर उस टाइम में आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो अब सेकंड सर्विस में मैं गया, इसमें बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये थर्ड सर्विस में चेंज होगा। अभी अगर मान लीजिए आप ये खुलवाते हैं वापस से, अगर हल्का से कुछ 19-20 हो गया, प्रॉब्लम आ गया, तो उस कारण से क्या हो सकता है, वो सर्विस किट फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मतलब ये इशू आपको खुद पर्सनली आ रखी है? ये इशू मेरे पास आया था, इस कारण से मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला कि अब एक काम करो, आप थर्ड सर्विस में आओ, थर्ड सर्विस में वो रिप्लेस होगा, उसमें फिर से खुलना है। वो फिर से खुलना है तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है वो सारा चीज़ इशू जो है हम देख लेंगे, उसके बाद लगाने के बाद वो सारा चीज़ जो है चेंज हो जाएगा आपका, ओके, भी सही हो जाएगा। मतलब ये इशू थोड़े कॉमन है, मतलब आप मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ हमारे ही सर्किल का है, उन्हें भी ये इशू आई थी। मतलब अगर आप फर्स्ट सर्विसिंग करा रहे हो तो आपको थोड़ा ध्यान होगा, सिंस गाड़ी नई लॉन्च हुई है तो थोड़ा मतलब इन्हें भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है एंटर का। मैकेनिक के पास क्या है ना, उसका हाथ इस पर ज़्यादा गया नहीं है, और मैंने तो ये लॉन्च हुई थी, मैंने स्टार्टिंग में ले लिया था इसे। अच्छा, इस कारण से मैंने 1 महीना भी नहीं हुआ था, मैंने इसे फर्स्ट सर्विस करा दिया था, वो भी 400 किलोमीटर लेट ही कराया था। अच्छा, तो उनके पास ज़्यादा हाथ फ्री था नहीं हंटर के सर्विस में, और वो जो किट लगाते हैं तो वो किट लगाने में ही प्रॉब्लम आता है। ओके, तो उस चीज़ को ध्यान देना है। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चंस थे जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे पूछे थे। तो मैंने आज ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए थे उनका जवाब आपको ऑनर के ही मुंह से सुनवा दिया है। तो अब फर्दर अगर आपको कोई इशू आती है हंटर में तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो। अब क्या है कि आप जितने क्वेश्चंस करोगे, जो क्वेश्चंस रिपीट होंगे या जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, वो मैं सारा एक बार फिर से इसका रिप्लाई वीडियो ले आऊँगा। आपको जितने सवाल पूछने बेझिझक पूछिए। तो फिलहाल जितने सवाल थे सबका जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया। तो थैंक यू अपना समय निकालने के लिए। वेलकम। अरे रुको, एक बात तो बताना ही भूल गया आपको। हमारी हंटर जो है वो इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इसे, मतलब 2022 में रोलर आया इस बाइक का। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। क्या है कि जितना ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।